नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियन के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। लोग माने अथवा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में किताब और जूते का व्यवसाय दोनों बराबर है। जूते में कितना मुनाफा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसी तरह किताब में एक पब्लिशर को, जो प्रकाशक हैं, उन्हें कितना मुनाफा होता है यह भी कहना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि पिछले 50, 60, 70 सालों से जो किताब के प्रकाशक हैं और किताब के जो लेखक हैं, उनके बीच में जो टग ऑफ वॉर है वो हमेशा चलता आया है, आज भी है और आने वाले दिनों में चलता रहेगा। क्योंकि प्रकाशक हमेशा यह सोचते हैं कि वो जितना भी पैसा उस किताब में इन्वेस्ट किए हैं, उस किताब को प्रकाशन में जितने पैसे खर्च किए हैं, उस पैसे का पहले रिकवरी हो जाए, बाद में जो किताब लिखे हैं उन्हें दिया जाए। हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा किताब प्रत्येक वर्ष छपता है। कितने प्रकाशक हैं यह कहना या आंकना बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें इसलिए अभी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट का दिल्ली में जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, उन तमाम मेट्रो स्टेशन में एक मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय और दूसरा बसंत कुंज के इलाके में मेट्रो स्टेशन पे एनबीटी ने अपना किताब का एक स्टॉल बनाया है। तो 250 से अधिक मेट्रो स्टेशन हैं, वो चाहे तो हर एक 250 मेट्रो स्टेशन पे अपना छोटा छोटा स्टॉल खोल सकता है। लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब को आज की तारीख में कितने लोग पढ़ते हैं? मैं बहुत सारे प्रकाशकों से बात किया, बहुत सारे पाठकों से बात किया, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट आज भी उतना ही किताब छाप रहा है जो आदिम काल से पिछले 50-60 साल से छपता हुआ चला आया। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से अभी अगर नरेंद्र मोदी 10 साल पूरा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के बारे में नेशनल बुक ट्रस्ट ने शायद बेहतरीन कोई ऐसा किताब जिसे कि भारत के लोग या विश्व के लोग पढ़ें, शायद प्रकाशित नहीं किया। और आज भी नेहरू के बारे में प्रकाशित होता है। इतना ही नहीं, नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से के अधीन जितने भी प्रकाशन हुए हैं, उन प्रकाशन में अगर हम सन 47 या उससे पहले या फिर 1960 तक की बात करें तो इस बीच में जितने भी आला राजनेता थे, उन राजनेताओं पे शायद किताब उतनी नहीं प्रकाशित हो पाई जितना कि होना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार के दौरान में भी कांग्रेस के जो भी आला नेता थे या आला अधिकारी थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने चॉइस करके उन लोगों ने अपने अपने पसंद के राजनेताओं का किताब एनबीटी के माध्यम से छपाया। नेहरू या गांधी या और जो भी लोग थे वो अग्रणी थे। ऐसी बात नहीं थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या आज़ादी के बाद 60 के दशक तक भारत में अन्य नेता नहीं हुए। उन नेताओं का कभी कोई चर्चा एनबीटी ने नहीं किया उस स्तर पे, जिस स्तर पे होना चाहिए था।
और आपका ट्रिप कैसा रहा? वहाँ पे कहाँ गए थे आप? जम्मू गए थे ना? कैसा रहा खुशी ट्रिप? हमारे यहाँ से लद्दाख को जा रहे हैं, चले जाओ। मैं लद्दाख बुक चल रहा है ना, हमारे पूरे ऑफिस से। अंजू जी, दिल्ली मेट्रो में उम्मीद करते हैं कि शायद 2 या 3 ऐसे जगह हैं मेट्रो स्टेशंस पे जहां एनबीटी का है। यस सर। और विश्वविद्यालय में आपको एक देख रहा हूँ, बिल्कुल सर। बसंत कुंज में उनका अपना जो ऑफिस है उसके पास में। कैसा रिस्पांस है? किस तरह के विद्यार्थी यहाँ पे या लोग आते हैं, किस तरह की किताब लेते हैं? सर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं और आसपास के स्कूल के टीचर्स आते हैं। काफ़ी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि एनबीटी की किताबें इसी स्टूडेंट के सोल्यूशन के पर्पज से ही बनाई गई हैं कि उनकी ये जैसे सिविल सर्विसेज की जो तैयारियाँ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हेल्पफुल हो सके। सारा साहित्य जो एनबीटी का है सारा उनके हेल्पफुल के लिए ही है। तो नॉर्मली आपके पास में हिस्ट्री, इतिहास की ज़्यादा किताब है, फिर हिंदी की भी किताबें हैं? हिंदी है, कवियों के संकलित कहानियाँ हैं, साहित्य हैं उनके, और हर स्टेट के बारे में हमारी किताबें भी हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, भारत वैभव करके भी एक बुक है हमारी। काफ़ी सारी किताबें हैं हमारी, हिंदुस्तान के ऊपर, नदियों के ऊपर किताबें हैं, काफ़ी सारी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं स्टूडेंट्स की। ये जो नई बात है कि एक नई तरह से नई चेतना बोलेंगे, हम स्टेशन पे पहले व्हीलर्स का होता था हर एक रेलवे स्टेशन पे, व्हीलर्स लालू यादव के टाइम में ख़त्म हो गया, अभी फिर शायद कुछ हो रहा है। तो मेट्रो पे किताब की दुकान का होना एक बेहतर है। बिल्कुल, इसी पर्पज से एनबीटी ने यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में, दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन पे है, कश्मीरी गेट पे, जिसपे काफ़ी सारी पब्लिक का आना जाना है, और वहाँ पे काफ़ी ये ड्यू से काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ पे भी है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी इंटरकनेक्शन लाइनें हैं दिल्ली मेट्रो की, और वो आती है तो पब्लिक का काफ़ी रिस्पांस है, और ऐसे ही दिल्ली में। आज़ादी के 10 साल बाद सन 1957 में एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस की गई जो देश में जो बच्चे हैं उनके पठन पाठन की आदत को सुधारा जाए। ये 1957 में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना हुई। 1957 के 1 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना हुई थी और यह शिक्षा मंत्रालय का दिन था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस संस्था का उद्घाटन किए थे और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में कम लागत पर अच्छे साहित्य प्रकाशित करना। इसका प्रमुख कार्य भारत तथा विदेशों में सेमिनार, कार्यशालाओं, पुस्तकों या पुस्तक मेलों आदि का प्रदर्शन कर पढ़ने की अभिरुचि लोगों में, खास करके जो युवा पीढ़ी है उनमें पढ़ने की अभिरुचि को जागृत करना। यह भी माना जाता है कि भारतीय पुस्तकों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद करवाने और इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यास ने अपने विदेशी प्रकाशकों के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रशासकों द्वारा
हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित मूल भारतीय कृतियों की विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना मुख्य माना जाता है। यह कहा जाता है कि प्रकाशन, नेशनल बुक ट्रस्ट का जो प्रकाशन है, यह इसका एक प्रमुख गतिविधि है। यह कथा साहित्य से लेकर बच्चों के लिए सचित्र पुस्तकों के एक व्यापक संग्रह सहित सभी आयु समूहों के और समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिकतम तकनीकी तथा चिकित्सा विज्ञान पर वाजिब मूल्यों पर किताब उपलब्ध कराता है, जो गुणवत्ता से परिपूर्ण है। प्रकाशन के प्रति एक सशक्त और अंतर्निहित नीति को विकसित करने के लिए न्याय के वर्षों से दृढ़ प्रयास उन पुस्तकों को भी स्पष्ट होते हैं जो दृष्टिबाधितों या नव साक्षरों के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्यिकी के हिसाब से अभी तक न्यास द्वारा 1165 शीर्षक प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें 69 मूल हैं, 65 अनुवाद किए गए हैं और 1026 पुनर्मुद्रण और 5 संशोधित संस्करण शामिल है। जैन साहब, आपकी जो दुकान है जैन बुक डिपो, जैन बुक एजेंसी, ये 1935 से और उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग कितना साल, ऑलमोस्ट 87 years हो गए हमें, 88, एंड वी आर द 4th generation। हाँ। तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में जिस तरह से इंटरनेट का जमाना आ रहा है, बहुत तरह की बातें इंटरनेट पे आ रही है, किताबों की दुनिया में पाठकों की सोच बदली है कि नहीं? किताब का छपना और किताब का बिकना। देखिए सर, किताबें पहले कम छपती थी आज के मुकाबले, आज तो बहुत छपती हैं और बहुत बिकती हैं। ऑनलाइन में सिर्फ एक समस्या है जो मैं आपको बताऊं सर, ऑनलाइन पे डुप्लीकेट और पायरेटेड बुक्स बहुत बिकती हैं, जिसका हम अनुमान नहीं लगा पाते, हमें मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें कोई मापदंड नहीं है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई उसमें आप किताब वापस कर दो, वापस आपको क्लेम मिल जाता है। ये नहीं है कि आपने नकली क्यों भेजी, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि Amazon इज अ पोर्टल, वो दुकान नहीं है हमारी तरह ना जी। Amazon हर किताब को चेक नहीं करता जाने से पहले। लेकिन Amazon जिस दुकान से किताब पाठक को भेजता है, लेकिन Amazon अगर खुद नहीं छाप रहा है तो कहीं से वो किताब उठाता है और भेजता है। अगर ये पायरेटेड बुक है तो फिर उस दुकान वाले के बारे में या उनके विरुद्ध इस तरह की अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे कानून में कोई इसके लिए प्रावधान नहीं है, शायद मैंने आज तक किसी को रुकते नहीं देखा। आप पायरेटेड को अभी पकड़ लीजिए, कितनी रेड्स होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस महकमे और हमारे लोग जानते नहीं, सरकारी संस्थाएं काम नहीं कर रही है, बहुत पकड़ती है पायरेटेड बुक्स को।
मगर ऑनलाइन बेचने वाले जो होते हैं शायद वो उनसे हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन राजा राममोहन राय जो भी लाइब्रेरी है ISBN नंबर प्रोवाइड करता है, तो आपके हिसाब से हिंदुस्तान में, मैं जो जानता हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, हिंदुस्तान में तकरीबन प्रत्येक साल कितने ISBN रिलीज होते हैं? पर उसका कोई अनुमान मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। समस्या जो है पब्लिशर्स कितने हैं, बुक पब्लिशर्स? सर हर साल 10% बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? डिमांड बहुत है रीडर्स की साहब। यहाँ अब इंडिया में रीडिंग हैबिट बहुत ग्रो कर गई है पिछले 20 सालों में, 15 सालों में। अब इंडियन ऑथर्स आप देखिए लाइन लगी हुई है, चाहे देवदत्त पटनायक जी हो, चाहे मतलब लगी बहुत है इस समय। अब पहले हम पढ़ते थे सिर्फ फिक्शन पढ़ते थे, अब आजकल की यूथ रिलीजन पढ़ना चाहता है, धर्म पढ़ना चाहता है, पॉलिटिक्स को पढ़ना चाहता है, साहित्य पढ़ना चाहता है, सब पढ़ता है। जो अच्छा कंटेंट है उसको पढ़ना है, चाहे वो शशि थरूर जी ने लिखा हो, चाहे वो देवदत्त पटनायक जी ने लिखा हो। शशि थरूर जी अगर कंट्रोवर्शियल लिखते हैं तो भी वो पढ़ते हैं, और देवदत्त पटनायक जी अगर धर्म लिखते हैं तो भी वो पढ़ते हैं। पढ़ने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर जनसंख्या को मद्देनजर रखा जाए तो आज से 20 साल या 25 साल, जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रीडरशिप बढ़ा, नंबर्स बढ़ा है, लेकिन अगर हम जनसंख्या के साथ तुलना करें तो जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, जिस गति से पाठक बढ़े हैं, उस गति से क्या किताबों का प्रकाशन बढ़ा है? देखिए मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत रैपिडली बढ़ता है और हर तरफ बढ़ता है। आप अगर जनसंख्या, आज हम बात करते हैं रीडरशिप में, आप बात करेंगे रीडरशिप में इंग्लिश और हिंदी में, और आप अनुमान नहीं लगा सकते आजकल रीजनल रीडर कितना है, जो हमें पता ही नहीं होता। इंग्लिश और हिंदी वालों को पता नहीं चलता ना जी। अब पंजाबी इतनी लिटरेचर छपता है, गुजराती, बंगाली, हर सबका अपना छपता है और बहुत बिकता है। मैं ऐसी कई किताबों को जानता हूँ जो हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। चाणक्य न्यू एक किताब है जयपुर पब्लिशर की, वो हर भाषा में छप चुकी है। लेकिन एक जो दूसरा दृष्टांत है कि जो लेखक हैं उनका प्रकाशकों के साथ बहुत ज्यादा तनाव रहा है शुरू से। सब लेखक जो होता है ना, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल में बहस हो गई कि मेरा बच्चा सुंदर है। अकबर ले गए उनको, बीरबल ले गए उन्हें घुमाने, तो एक काला बच्चा मिट्टी में लिपटा हुआ था सर, उसको उसकी माँ ने गले से लगा दिया। तो बीरबल ने उन्हें समझाया कि वो बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे सुंदर है। हर बच्चा हर माँ बाप के लिए सबसे सुंदर होता है। हर लेखक को लगता है मेरी किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिकती है, 100 करोड़ की आबादी है, क्या 1 करोड़ नहीं बिकेगी, क्या 10 लाख नहीं बिकेगी। बिकने वाली जो किताबें होती हैं वो 10% होती हैं सारी बिब्लियोग्राफी में से। अब जब ऑथर को लगता है, आप जो मेहनत ऑथर ने एक बार कर ली वो कर ली, उसके पीछे जो पब्लिशर की मेहनत होती है, उसको मार्केटिंग करना, उसको 10 जगह डालना, और जो पब्लिशर के बैड डेट्स होते हैं उसमें पेमेंटें नहीं मिलती, कई जगहों से माल वापस आ जाता है, कई जगह माल खराब हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वो ऑथर नहीं समझ सकता। तो ऑथर हमेशा अपनी से रखता है, पब्लिशर अपनी से रखता है, विच इज ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। हम दोनों में कभी वो है ना सास बहू का रिश्ता रहता है, हमेशा रहेंगे भी साथ, क्योंकि निवेश भी पब्लिशर का ही है, रहेंगे भी साथ और लड़ेंगे भी साथ। दिल्ली के बहुत सारे प्रकाशकों का मानना है, या जो किताबी दुनिया में किताब को प्रकाशित कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन लोगों का मानना है
कि एनबीटी एक सरकारी संस्था होने के बाद भी, एनबीटी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत होने के बाद भी एनबीटी को जितना आगे निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया। और यही कारण, इसका दृष्टांत उन्होंने दिया कि हिंदुस्तान में एनबीटी के अलावे जितने भी प्रकाशक हैं, जो निजी क्षेत्र के प्रकाशक हैं, चाहे देशी हो विदेशी हो, ये प्रकाशक अपने प्रकाशन के द्वारा, लेखकों के द्वारा, लेखकों के नाम के द्वारा जितनी ख्याति प्राप्त किए हैं, एनबीटी उतना ख्याति प्राप्त नहीं कर सका। जैन साहब, एक बताइए कि अभी जो परिस्थितियां बदल रही हैं, इस बदलते हुए परिस्थितियों में सबसे ज्यादा क्रिटिकल पब्लिकेशन के दुनिया में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, एक थर्मामीटर है, वो है कि कौन सा सब्जेक्ट बिकने लायक है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो समाज को जरूरत है, कौन सा ऐसा टाइटल है जिसको हम सही रूपरेखा में आप बना सकते हैं। आज मोदी जी पे, गांधी जी पे, नेहरू जी पे, सब पे किताबें होगी, भरी पड़ी हैं। बट आप देखिए शास्त्री जी पे कितनी किताबें हैं, सरोजिनी नायडू जी पे कितनी किताबें हैं, आपको बहुत मात्रा में गिनी चुनी मिलेंगी। ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ किया नहीं जीवन में, बट लोग उन्हीं पे लिखते हैं सब। तो ऐसे बहुत सारे हैं सब्जेक्ट जिन पे आपको छापना चाहिए। उन लोगों का कहना शायद गलत नहीं है कि न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करता है, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू सभी शामिल है। और इसके अलावे अन्य भाषाओं में भी यह प्रकाशन करता है।
लेकिन प्रकाशन में यह अलग बात है कि एनबीटी अपनी गुणवत्ता को बताता है, सही भी है, बहुत अधिक गुणवत्ता उसमें है, लेकिन आज के माहौल को, आज के पाठकों को नजर रखते हुए एनबीटी शायद वो चीज नहीं प्रकाशित कर पा रहा है या कर पा रहा है जो समाज में जरूरत है। अगर ऐसा होता तो शायद निजी क्षेत्र के जो प्रकाशक हैं इतने अधिक आगे नहीं निकलते। निजी क्षेत्र में जाने के लिए भारत के जो लेखक हैं वो होड़ नहीं मचाते। आखिर क्यों लोग एनबीटी की तरफ नहीं जाकर, एनबीटी में भी चाहिए कि वो अपनी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में बदलाव करे, आधुनिक तरीके से वो पॉलिसी को लाए, ताकि एनबीटी की ओर नए जो लेखक हैं, नए लेखक उनकी ओर उन्मुख हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एनबीटी पुराने ग्रंथों को अनुवाद करना या पुराने ग्रंथों को रीप्रिंट करना, यह एक सही कदम है, लेकिन औसतन अगर अन्य प्रकाशकों को नजर रखा जाए, अगर जो निजी क्षेत्र के प्रकाशक हैं उनको ध्यान में रखा जाए, तो शायद सरकारी क्षेत्र होने के बावजूद भी एनबीटी उस उत्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया जो निजी क्षेत्र के प्रकाशक पहुंच पाए। आज हालात ये है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास या नेशनल बुक ट्रस्ट प्रत्येक साल मेला लगाता है। अब अगर किताबों के लिए मेला लगे तो सुनकर, मेरे ऐसे पाठकों के लिए सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। मेला किताब का नहीं हो सकता। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रत्येक वर्ष जो पुस्तक मेला लगाता है, उस मेला में काम करने वाले लोग या जो अंदर के लोग हैं, संस्थान के अंदर के लोग हैं, उनका मानना है कि इस मेले से ट्रस्ट को जो चाहे मौद्रिक लाभ हो या और किसी अन्य तरह से वो लाभ नहीं मिल पाता है। जो दूसरे निजी क्षेत्र के प्रकाशक हैं, उन प्रकाशकों का आगमन वहाँ होता है, वो अपने अपने किताबों को बेचते हैं, दूर दराज तक पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट को जो फायदा होना चाहिए मौद्रिक रूप से भी अगर सोचा जाए तो शायद वो नहीं होगा। उसे खर्च अधिक करने पड़ते हैं लाभ की अपेक्षा में। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पुस्तक जो ये न्यास है, ये न्यास सरकारी क्षेत्र का है, इसलिए सरकारी क्षेत्र में होने के कारण यह लाभ की बात को शायद नहीं सोचता होगा। उसी तरह जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जो भी उनका नाम है, एनसीईआरटी के तहत जो किताब का प्रकाशन होता है बच्चों के लिए, स्कूली छात्र छात्राओं के लिए, उन किताबों में आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में जितनी मांग है, मैं दावे के साथ कहूंगा कि एनसीईआरटी किताब उतना नहीं छाप पाता है या नहीं छापता है। परिणाम ये होता है कि बाजार से, मैं बहुत सारे जो प्रकाशक हैं, जो किताब के बेचने वाले हैं, उन लोगों से दिल्ली में बात किया हो, रिकॉर्ड पे कोई नहीं आया, लेकिन उन तमाम लोगों का कहना है कि ये एनसीईआरटी की किताब, जब हम स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू होता है, किताब जाने की बात होती है, तो हम एनसीईआरटी की किताब बाजार में फ्लडेड हो जाता है। और हकीकत ये है कि उसमें से अधिक 25% किताब एनसीईआरटी छापता है, शेष किताब दूसरे लोग छाप के बाजार में फ्लडेड करते हैं। उसका दूसरा कारण यह भी है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो किताब का आपूर्ति एनसीईआरटी करता है, उसमें किताब में 15% मुनाफा देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को या जो किताब स्कूल तक पहुंचाते हैं। अब 15% डिस्काउंट पे कोई आदमी क्यों किताब बेचेगा? स्वाभाविक है कि बाजार में इतने अधिक मात्रा में एनसीईआरटी की किताब फ्लडेड होते हैं, और फ्लडेड होने के बाद क्योंकि अधिकाधिक संख्या में किताब का प्रकाशन होता है, इसलिए प्रकाशन में किताब का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होने से इन विक्रेताओं को कम मूल्य पे किताब प्राप्त होता है। कम मूल्य का अर्थ ये हुआ कि 15% के बदला हो सकता है उन्हें 45% तक का मुनाफा मिलता हो।
लेकिन एक सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान में 12वीं कक्षा तक या स्कूल जाने वाले जो छात्र छात्रा हैं उनकी संख्या तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। 20 करोड़ किताब छापने के लिए एनसीईआरटी सक्षम नहीं है और यही कारण है कि एनसीईआरटी की जो किताब छपते हैं उसमें 80% किताब पायरेटेड होते हैं। ये पायरेटेड किताब दूसरे जगह दूसरे स्कूलों में जाते हैं, बिकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर चाहे सरकारी क्षेत्र में सरकार उस किताब को छाप सकती है, लेकिन छापती नहीं। हम किताबों को स्कूल में पहुंचा सकते हैं लेकिन पहुंचाते नहीं। इससे स्वाभाविक है कि जो निजी क्षेत्र के प्रकाशक हैं वो आगे आएंगे और यही कारण है कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है। जिस समय हिंदुस्तान में जब कंपनी राज स्थापित हुआ था तो कंपनी एक छोटे से मकसद से भारत में प्रवेश लिया और धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र पे या पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया। आज प्रकाशन की दुनिया में यही है। सरकारी क्षेत्र में जितने भी प्रकाशन हैं, जितने भी प्रकाशक, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का हो या विभिन्न राज्यों के जो शिक्षा मंत्रालय हैं उसके तहत प्रकाशन होता हो, हकीकत यह है कि आज पूरे प्रकाशन को दुनिया को निजी क्षेत्र अपना कब्जा कर लिया। जो मैं यह नहीं कहूँगा कि शुभ संकेत है या नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि सरकारी मामले में, सरकारी संस्थाओं के मामले में, सरकारी नीतियों के मामले में यह शुभ संकेत नहीं है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली ही नहीं, भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों की जो पुलिस लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि बाजार में पायरेटेड किताब प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन इसके विरुद्ध एक्शन कौन लेगा? तो एक जो कोनाइवेंस, एक जो नेक्सस होता है अधिकारियों से, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे जो भी लोग इस कानून के तहत में जो लोग कानून को लागू कर इसे रोक सकते हैं वो हों, ये लोग नहीं करते हैं। परिणाम ये होता है कि हिंदुस्तान में किताब का प्रकाशन का जो कॉस्ट है वो विश्व के मामले में सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ किताबों की का जो प्रकाशन होता है वो प्रकाशन 80% किताब जो बाहरी किताब है वो पायरेटेड है और पायरेटेड किताब बेचने के बाद मुनाफा कमाना, जो विक्रेता है वो मुनाफा, या प्रकाशक है वो मुनाफा कमाएंगे। जब एक प्रकाशक से मैं बात किया, बहुत बड़ा, भारतवर्ष का बहुत बड़ा प्रकाशक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका कहना है कि 47 के बाद से आज तक 2023 तक ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पंडित नेहरू ही सबसे अधिक प्रिय रहे हैं लोगों को। या नहीं कह सकते कि पंडित नेहरू प्रिय नहीं थे, या इंदिरा गांधी प्रिय नहीं थे, या राजीव गांधी प्रिय नहीं, या अन्य जो कांग्रेस के लोग थे वो प्रिय नहीं है। लेकिन देश में ऐसे भी नेता हुए, चाहे उनका एफिलिएशन या उनका इंक्लिनेशन किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो या अथवा नहीं हो, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनका योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन किसी भी सरकारी संस्था, चाहे वो नेशनल बुक ट्रस्ट ही क्यों नहीं हो, उसे उन लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना देना चाहिए था या जितना उसके वो हकदार थे। उन्होंने दृष्टांत भी दिया कि नरेंद्र मोदी पे किताब लिखने वाले लोग आज जो भी हैं या जितनी भी किताबें उन पे प्रकाशित हुई हैं, वो सभी किताबें इसलिए कि
प्रकाशक या लेखक पैसा कमाना चाहता है। हकीकत यह है कि एक प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में किताब के माध्यम से हम उनकी बातों को जितनी दूर तक पहुंचा सकते थे, शायद या नरेंद्र मोदी जितना हकदार थे किताबों के माध्यम से विश्व में पहुंचने के लिए, वो लोगों ने नहीं पहुंचाया। आज 23 अगस्त है। आज चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचेगा। सभी सरकार से लेके समाज, सभी लोग शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, क्या इसरो में जो लोग काम किए हैं, उनमें जितने भी अभियंता हैं, जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ के वो वैज्ञानिक बने हैं, क्या यह पाठ्य पुस्तक सरकारी क्षेत्र में प्रकाशित हुआ है? शायद नहीं।